हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं अजय कुमार शर्मा एक बार पुनः आपके सामने वीडियो क्लास लेकर हाजिर हूं। तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे, बात चल रही थी हमारे संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां, और उसमें हमने वंशावली विधि पढ़ ली थी, पुंज विधि पढ़ ली थी, प्रतीप संकरण विधि पढ़ ली थी। और अब हम आज बात करेंगे किसकी? मल्टीपल क्रॉस मेथड। ठीक है, तो हमारे अगली विधि क्या है? मल्टीपल क्रॉस मेथड। क्या होता है साहब, इसको हम समझते हैं। देखो, मल्टीपल क्रॉस मेथड का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रभेद, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाले विभिन्न प्रभेद के दो या अधिक क्या लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो प्लांट्स हैं ना, उन प्लांट्स की संख्या दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, और इन प्लांट्स में, यानी जिनको हमने देखा, इनके अंदर हम क्या करते हैं? किसी एक लक्षण का चयन करते हैं। ठीक है, और इन एक लक्षण का चयन करते हुए इनके मध्य क्या करा दिया जाता है? क्रॉस करा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, एक प्लांट ए था, दूसरा प्लांट बी था और तीसरा प्लांट सी था। ठीक है, हमने ए प्लांट से क्या किया? लक्षण देखा, इसमें क्या होती है साहब? रोग रोधी लक्षण बहुत अच्छा होता है इसका, रोग रोधिता का सिलेक्शन किया। बी का हमने देखा कि इसकी हमने क्या ले ली? उत्पादकता ले ली। और सी का क्या था कि इसकी हमने क्या ली? लंबाई। ठीक है, यानी इन लक्षणों को ध्यान में रखा, एक एक लक्षण, और इन तीनों के मध्य हमने क्या कराया? क्रॉस करा दिया। ठीक है, और इन तीनों के मध्य क्रॉस कराया तो हमारे पास साहब क्या हो गई? एक विषम युग्मजी टाइप की संकर संतति प्राप्त हो गई। ठीक है, अब ये जो संतति थी, ये संतति क्या होगी? क्या रोग रोधी भी होगी, इस संतति की उत्पादक क्षमता भी अच्छी होगी और इसकी लंबाई भी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, इसका मतलब हमने जो संतति पैदा की है वो अपने जनकों से क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रभेद वाले पादपों के मध्य किन्हीं लक्षणों का चयन करके उनके मध्य क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉस मेथड या बहुसंकरण विधि कहलाता है। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारे संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करते हैं साहब आगे, नेक्स्ट देखो, हमारा प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक टॉपिक आता है उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, क्या आता है साहब? उत्परिवर्तन प्रजनन, या जिसको हम क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग, या इसको हम क्या कह देते हैं? उत्परिवर्तन जनन। ठीक है, मीन्स क्या हम उत्परिवर्तन द्वारा पादपों में विशेष लक्षण पैदा करते हैं और विशेष लक्षण पैदा करके एक नई किस्म का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन प्रजनन। लेकिन उत्परिवर्तन प्रजनन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले म्यूटेशन। ठीक है, या हम बात करते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन शब्द दिया किसने था? तो देखो, एक वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रीज, और ह्यूगो डी व्रीज ने 1900 में सबसे पहले उत्परिवर्तन वर्ड दिया था। ठीक है ना, और उत्परिवर्तन वर्ड होता क्या है? तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? इसकी डेफिनेशन। तो देखो, डेफिनेशन की बात करें कि कोई भी जीव है, ठीक,
क्या है, यानी किसी भी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले क्या वंशागत लक्षण क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है, पादप हो सकता है, और जीव क्या हो सकता है, जंतु भी हो सकता है। और पादप या जंतु में अचानक कुछ विशिष्ट लक्षण पैदा हो जाएं, और वो भी कैसे, वंशागत हों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, स्थानांतरित होते हैं। तो उसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। बात आ गई समझ में। कोई भी लक्षण है, अचानक लक्षण पैदा हो गए, और वो भी कैसे हो गए, वंशागत हुए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, उत्परिवर्तन। बताया किसने, ह्यूगो डे व्रीज ने, सन 1900 की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्परिवर्तन के बारे में पहले से ही, देखो एक अंग्रेजी किसान थे, और जिनका नाम था क्या, सेठ राइट। और सेठ राइट ने 1791 में, 1791 की बात है, इनके पास क्या था, भेड़ों का एक झुंड था। और उस भेड़ों के झुंड में, या भेड़ों का क्या था, एक समूह था। और इस भेड़ों के समूह में अचानक क्या हुआ, एक नए लक्षणों वाली भेड़ पैदा हो गई। और वो नए लक्षणों वाली क्या थी, देखो ध्यान रखना कि भेड़ों के समूह में अचानक छोटे पैर और लंबे धड़ वाली भेड़ पैदा हो गई। ठीक है, याद रखना, इसको क्या नाम दिया गया साहब, एंकॉन नस्ल। ठीक है, इसका मतलब देखो एक चीज याद रखना कि म्यूटेशन देखा तो सबसे पहले किसने था, सेठ राइट ने। लेकिन सेठ राइट एक अंग्रेजी किसान थे, उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब म्यूटेशन के बारे में पता चला तो यार तब पता चला कि इसका मतलब इस भेड़ में भी तो अचानक इस तरह के लक्षण पैदा हुए, और इस तरह के लक्षण पैदा हुए, और इससे पैदा होने वाली नई संततियों में भी वो लक्षण प्रकट हो रहे थे। इसका मतलब ये भी क्या था, म्यूटेशन का ही एक लक्षण। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और याद रखना, प्रॉपर ह्यूगो डी व्रीज ने ही बताया था उत्परिवर्तन के बारे में। इसके बाद इन्होंने कई प्रैक्टिकल किए, और इनके प्रत्येक प्रैक्टिकल में देखा कि साहब जो उत्परिवर्ती थे वो मेनली क्या थे, संख्यात्मक क्रोमोसोमल विपथन। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स की संख्याओं में विपथन पैदा हो रहा था, और उस विपथन की वजह से वो लक्षण क्या हो रहे थे, प्रकट हो रहे थे। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं सब, क्या ह्यूगो डी व्रीज ने ये डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन क्या इस डेफिनेशन में कहीं भी ये क्लियर किया, देखो उत्परिवर्तनवाद आता है, और उत्परिवर्तनवाद में उत्परिवर्तन के बारे में ह्यूगो डी व्रीज ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, लेकिन उनमें कहीं भी ये नहीं बताया कि आखिर म्यूटेशन पैदा कैसे होते हैं। अब जब यही नहीं बताया कि म्यूटेशन पैदा कैसे होते हैं, तो ये उनके उत्परिवर्तनवाद की एक विशेष कमी मानी गई थी। ठीक है साहब, उन्होंने बता दिया उत्परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या होता है उनके बारे में विस्तार से, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पैदा क्यों होते हैं। इसके बारे में पता कैसे चला, देखो कि 1910 की बात है, और 1910 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन किस पर कार्य कर रहे थे, ड्रोसोफिला पर। ठीक है, यानी ये किस पर अपना प्रयोग कर रहे थे, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला क्या होती है साहब, लाल आंखों वाली मक्खी। और उन्होंने देखा कि इस लाल आंखों वाली मक्खी में अचानक क्या हो गए साहब, सफेद आंखों वाली मक्खी पैदा हो गई। क्या पैदा हुई, सफेद आंखों वाली मक्खी पैदा हो गई अचानक। तो उन्होंने देखा कि साहब आखिर ऐसा क्यों हुआ।
जब उन्होंने देखा कि सफ़ेद आंखों वाली मक्खी, और जब इसका विस्तृत अध्ययन किया, स्टडी की, तो पता चला कि सब इस मक्खी में आँखों के रंग को नियंत्रित करने वाले जो जीन थे, उन जीनों की संरचना में कुछ परिवर्तन हुए किन्हीं रासायनिक विकिरणों की वजह से, और जीन में संरचना में जो परिवर्तन हुए उनकी वजह से ही लाल आँखों वाली मक्खी के स्थान पर क्या सफ़ेद आँखों वाली मक्खी पैदा हो गई। ठीक है ना। इसका मतलब ये किसकी वजह से पैदा हुआ साहब? जेनेटिक चेंज की वजह से। ठीक है, यानी जीनीय परिवर्तन की वजह से। अब क्लियर हो गया, यानी टीएच मॉर्गन ने कारण बता दिया किसका? उत्परिवर्तन का। और इन्होंने क्या परिभाषा दी कि किन्हीं भी कारणों से किसी जीव के जीनों की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण अचानक उत्पन्न होने वाले वंशागत लक्षण क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, टीएच मॉर्गन ने क्लियर कर दिया कि आखिर उत्परिवर्तन पैदा होते हैं वो किसकी वजह से पैदा होते हैं? जीन या गुणसूत्रों की संरचना में या संख्या में या उनकी स्थिति में परिवर्तन के कारण पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखो अगली बात कर लेते हैं अपन म्यूटेशन के बारे में। ये इसकी हिस्ट्री पता चल गया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? उत्परिवर्तन के प्रकार। अगला क्या है साहब? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये। तो देखो म्यूटेशन को इसकी प्रोसेस के आधार पर हमने बांटा कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ओके। और सेकंड होता है क्या? इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ओके। अब सुनो, बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की। इसको हम बोल देते हैं क्या? स्वतः उत्परिवर्तन। ठीक है, देखो स्वतः उत्परिवर्तन के लक्षण, पहली बात सबसे पहले वे उत्परिवर्तन जो किन्हीं प्राकृतिक कारकों के कारण स्वतः ही पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन, या इनको हम प्राकृतिक उत्परिवर्तन, नेचुरल म्यूटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? नेचुरल म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। रीजन, क्योंकि इनको उपचारित करके पैदा नहीं किया जाता, बल्कि ये पादप में स्वतः ही कोई भी कारण हो सकता है, कोई रासायनिक कारण हो सकता है, कोई यांत्रिक कारण हो सकता है। ठीक है ना, और उनकी वजह से अपने आप ही उत्परिवर्तन पैदा हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन। दूसरी बात देखो, स्वतः उत्परिवर्तन का सेकंड पॉइंट, पहली बात तो ये क्या होते हैं साहब? स्वतः पैदा होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो दर होती है ना, वो क्या होती है? कम होती है। प्राकृतिक उत्परिवर्तन, क्योंकि इनके पैदा होने की दर है वो बहुत डाउन होती है। ठीक है ना भाई, किन्हीं भी कारणों से कितने साल बाद कभी भी प्रकट होते हैं ये। दूसरी बात, इनकी दशा दिशा कोई निश्चित नहीं होती। सब याद रखना कि इनकी दर कम होती है। दूसरी, इनकी दशा या दिशा क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। रीजन सब प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अब प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं होता कि वो हमारे लाभ या हम जो चाहते हैं वही हो, या कोई विशेष इंपॉर्टेंट कोई भी लक्षण प्रकट हो सकता है नया। ठीक है ना, और तो ये सिचुएशन हो गई साहब क्या? स्पॉन्टेनियस या स्वतः उत्परिवर्तन की। नेक्स्ट करते हैं हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इनको हम क्या बोल देते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, और प्रेरित उत्परिवर्तन इनको आर्टिफिशियल या कृत्रिम उत्परिवर्तन भी कहते हैं। यहां पे पता है क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब साहब ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है तुम्हारा? प्लांट्स हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है।
ठीक है ना। इनको हम क्या करते हैं, उपचारित करते हैं विशेष म्यूटेशन द्वारा, विशेष उत्परिवर्तन जन द्वारा इनको क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। साहब ये प्लांट है या एनिमल है, इन पर मान लो हम लगातार क्या करेंगे, किसी भी प्रकार की विशेष रेज या किरणें डालते हैं, वो एक्स किरणें हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हो सकती हैं, और उनको इन पर लगातार डालकर हम क्या कर रहे हैं, उत्परिवर्तन पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया साहब, प्रेरित हो गया, क्योंकि इसको हम कृत्रिम रूप से पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात सुनो, इसकी दर, क्योंकि इसको प्रेरित किया जाता है तो इसको हम किसी भी दर से प्रेरित कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसकी प्रेरित होने की या पैदा होने की दर है वो स्वतः उत्परिवर्तन की तुलना में कई गुना होती है। दूसरी बात, यहाँ जीनों के द्वारा किसी भी पादप को उपचारित नहीं किया जाता, बट इसमें उपचारित किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात देखो, ध्यान रखना कि इसके अंदर उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है ना, वो लक्षण क्या हो सकते हैं साहब, इनकी तुलना में अत्यधिक लाभदायक। रीजन, क्योंकि इसको प्रेरित किया जा रहा है, और प्रेरित किया जा रहा है तो हम कोई वांछित या अच्छा लक्षण देख के ही तो इसको प्रेरित करेंगे, बिना किसी या बेकार लक्षण के लिए हम प्रेरित करेंगे क्या, उत्परिवर्तन नहीं करेंगे। उत्परिवर्तन प्रजनन में हमने उत्परिवर्तन प्रेरित करना है तो कोई विशेष या अच्छा लक्षण ही हम इसमें क्या करेंगे, पैदा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए तुम्हारे क्या, उत्परिवर्तन के प्रकार हो गए, ठीक है ना। अब देखो उत्परिवर्तन के प्रकार की बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे